हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स की क्लास के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 21 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 21 नवंबर 2024 से। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। तो इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही हैं उनसे रिलेटेड हम आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में हम सेंटर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे। जो सेंटर गवर्नमेंट के बेसिकली या सेंटर कैबिनेट से कोई भी अप्रूवल आया तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बनती है वो हम राष्ट्रीय समाचार में डिस्कस करेंगे। थर्ड कैटेगरी होगी हमारी राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे। फोर्थ कैटेगरी होगी हमारी बैंक और वित्त समाचार, यानी बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही हैं, जितनी भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। फिफ्थ हमारी कैटेगरी होगी डिफेंस समाचार, रक्षा समाचार, जिसमें हम सेंटर गवर्नमेंट के डिफेंस से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड कोई डिफेंस एमओयू साइन हुआ है डिफेंस में, रक्षा में, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही है उन पर चर्चा करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचारों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिनों की खबरों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पुरस्कार, रीसेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से हम देखेंगे न्यूज, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ द लेक्चर की आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये हमारी कैटेगरीज होने वाली है जिसमें हम 21 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स पर शुरुआत करेंगे। हमारे स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मौलिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सबसे पहले हमारी इंटरनेशनल न्यूज है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन ने 2024 के लिए 55 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है। तो यूनाइटेड नेशन का है बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड, और कितने गांव चुने गए हैं? 55, जिसमें भारत से कितना चुना गया है? सिर्फ एक गांव। तो आपको टोटल कैटेगरी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन जो बेस्ट टूरिज्म विलेज है उसमें कितने विलेजेस को चुना गया है और उसमें से भारत से कितने हैं। तो 15 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्थान ने 2024 में 25 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है। इस पहल का उद्देश्य है सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और सामुदायिक विकास में योगदान देने में ग्रामीण स्थलों की भूमिका को उजागर करना। चुने गए गांवों को 60 से अधिक संयुक्त राष्ट्र पर्यटन सदस्य देशों से 260 से अधिक आवेदनों में से चुना गया था। 55 जो सर्वश्रेष्ठ गांव चुने गए उनमें से 7 गांवों को बीटीवी अपग्रेड कार्यक्रम से चुना गया और 20 गांवों को 2024 के अपग्रेड कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। और भारत से बात करें तो भारत से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का धुमारसा गांव इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय गांव है। क्लियर? नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। श्वेत श्रेणी उद्योग SPCB अनुमोदन आवश्यकताओं से क्या हो गई है? मुक्त हो गई है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने श्वेत श्रेणी उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त करने से छूट देने का निर्देश जारी किया है। जो उद्योग प्रदूषण सूचकांक पर 20 तक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें वायु अधिनियम 1981 के तहत कुछ प्रावधानों से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे अपने संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को लिखित रूप में सूचित करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम प्रदूषण संभावित उद्योगों के लिए स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति अनुमतियों की आवश्यकताओं को समाप्त करके व्यवसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। पूर्व में SPCBs, जिसे हम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से जानते हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से जानते हैं, तो पूर्व में SPCBs से आवश्यक अनुमतियों को MOEFCC द्वारा प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरी के साथ मिला दिया गया है। श्वेत श्रेणी उद्योगों में एयर कूलर असेंबली, इलेक्ट्रिक लैंप, फ्लाई ऐश, ईंट निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कागज उत्पादों में गैर प्रदूषणकारी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए अमृत परंपरा की शुरुआत की है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा अमृत परंपरा किस मिनिस्ट्री के थ्रू शुरू की गई है? तो किस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू शुरू की गई है। तो क्या है, संस्कृति मंत्रालय ने अमृत परंपरा नामक एक उत्सव श्रृंखला का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक
कलाओं को उत्सव मनाना और उन्हें संरक्षित करना है, जिसमें लुप्त होती कला रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाने वाले नवाचारी कार्यक्रम शामिल है। उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर जी ने 2 नवंबर से 5 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित पहले कार्यक्रम कावेरी मीट्स गंगा का भी क्या किया है, उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न कला रूपों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें नगर संकीर्तन, उसके साथ साथ मैं बात करूं गोवर्धन पूजा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और पंचवादन और थेयम जैसे लोक परंपराएं शामिल हैं। क्लियर? अमृत परंपराएं श्रृंखला का उद्देश्य 4 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। भारतीय संस्कृति की नींव सांस्कृतिक शिक्षा और मनोरंजन, विविध विचारों का समन्वयक और एक बहुसंवेदी अनुभव प्राप्त करना है। तो यह उत्सव श्रृंखला सरदार पटेल की 150वीं जयंती के 2 साल के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जो भारत को एकजुट करने में उनकी उपलब्धियों और भूमिका का सम्मान करती है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश ने 500 सीबीजी संयंत्रों के लिए 65,000 करोड़ रुपए के निवेश हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो आंध्र प्रदेश और रिलायंस इंडस्ट्रीज का समझौता है, 65,000 करोड़ का समझौता है, जिसमें क्या एस्टेब्लिश किए जाएंगे, 500 सीबीजी प्लांट एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ अगले 3 वर्षों के लिए राज्य में 500 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में लगभग 65,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, जिसमें प्रत्येक संयंत्र की लागत 130 करोड़ रुपए है। इस परियोजना एपी की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के साथ मेल खाती है, जिसका उद्देश्य 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को क्या करना है, आकर्षित करना है। क्लियर? नेक्स्ट, परियोजना से एसजीएसटी बिजली शुल्क और रोजगार करों के माध्यम से 25 वर्षों में 57,650 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ उत्पन्न होने का भी अनुमान है। इस पहल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.5 लाख नौकरियों के सृजन की भी उम्मीद है। नेक्स्ट देखो, बैंक एंड फाइनेंस से है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई की 2024 की डीएसआईबी सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया। तो यहाँ पर कितने बैंक की बात हो रही है, 3 बैंकों की बात हो रही है, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, जिन्हें आरबीआई ने क्या किया, अपनी डीएसआईबी सूची में क्या किया है, शामिल किया। डीएसआईबी सूची क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई ने 2024 के लिए घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित किया है, जिन्हें उन्हें विफल होने के लिए बहुत बड़ा के रूप में चिन्हित किया गया। इन बैंकों को वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी बफर बनाए रखना चाहिए। एसबीआई सिर्फ 4 डीएसआईबी में बना हुआ है, जिसके लिए 0.80% का अतिरिक्त CET1 बफर आवश्यक है, जबकि एचडीएफसी बैंक को बकेट 2 में वर्गीकृत किया गया, जिसके लिए 0.40% CET1 बफर की आवश्यकता है। आईसीआईसीआई बैंक बकेट 1 में है, जिसे अतिरिक्त 0.20% CET1 बफर की आवश्यकता है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के लिए उच्चतर डीएसआईबी अभिभार 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में 11% वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो 236 ट्रिलियन रुपए है। तो वित्त मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी व्यवसाय फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में 11% वर्ष दर वर्ष वृद्धि दिखाते हुए 236 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। पीएसबीज के वैश्विक ऋण और जमा पोर्टफोलियो में वर्ष दर वर्ष 12.9% और 9.5% की वृद्धि हुई, जो क्रम से 102.29 लाख करोड़ रुपए और 133.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। संचालन लाभ 14.4% बढ़कर 1.5 ट्रिलियन रुपए हो गया, जबकि शुद्ध लाभ फाइनेंशियल ईयर 25 के हाफ फर्स्ट में 25.6% की वृद्धि के साथ 85,520 करोड़ रुपए रहा है।
क्लियर। सकल और शुद्ध गैर निष्पासित परिसंपत्तियां क्रमशः 3.12% और 0.63% पर थी, जो बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता को दर्शाती हैं। पूंजी से जोखिम भारी औसत संपत्ति अनुपात सितंबर 2024 में 15.43% तक पहुंच गया, जो नियामक आवश्यकता 11.5 के मुकाबले है। नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस से ये LIC ने टाटा पावर में 2.02% की हिस्सेदारी यानी 2.02% की हिस्सेदारी 2888 करोड़ रुपए में बेच दी है। तो देखते हैं एक बार न्यूज क्या कह रही है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड में 2888 करोड़ रुपए में 2.02 से अधिक की हिस्सेदारी क्या करी है, अपनी बेची है अभी। तो इस रणनीतिक कदम से टाटा पावर में LIC की हिस्सेदारी कंपनी की चूकता पूंजी के 5.906% से घटकर 3.881% हो गई है। LIC ने 6.47 करोड़ रुपए से अधिक शेयर औसत मूल्य 446.402 रुपए प्रति शेयर पर बेचे हैं। लेन देन 20 जून 2024 और 11 नवंबर 2024 के बीच किए गए। टाटा पावर एक भारतीय विद्युत उपयोगिता और उत्पादन कंपनी है जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और टाटा समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। भारत और जापान ने नौसेना युद्धपोतों के लिए स्टीलथ यूनिकॉर्न मस्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2024 के 15 नवंबर को भारत और जापान ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मस्त के सह विकास के लिए कार्यान्वयन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के जापान में राजदूत CB जॉर्ज और ATLA के आयुक्त इशिकावा ताकेशी द्वारा टोक्यो में भारतीय दूतावास में समझौते ज्ञापन पर क्या किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं। यूनिकॉर्न मस्तूल एक एकीकृत शंक्वाकार संरचना जिसमें एंटीना लगे होते हैं को स्टीलथ क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया और इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर लगाया गया। मस्त का विकास NEC कॉरपोरेशन, सांपा कोयो KK और योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया और इसे बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। क्लियर। यह पहल भारत और जापान के बीच रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन का पहला मामला भी है। नेक्स्ट डिफेंस से ये DRDO ने निर्देशित पिनाका हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो एक एक करके देखते हैं। ये बात कब की हो रही है, यहाँ पे 14 नवंबर की हो रही है। 14 नवंबर 2024 को DRDO की बात हो रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा किया। परीक्षणों को विभिन्न फील्ड फायरिंग रेंज में 3 चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें रेंजिंग, सटीकता, स्थिरता और फायरिंग की दर जैसे मापदंडों की जांच की गई है। निर्देशित पिनाका हथियार प्रणाली में 2 पोड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 रॉकेट होते हैं और 44 सेकंड के भीतर सेल्वो मोड में 12 रॉकेट दागने में वो सक्षम है। यह प्रणाली DRDO के आयुष अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा विभिन्न एजेंसियों के साथ साझेदारी में डिजाइन और विकसित की गई है। पिनाका हथियार प्रणाली का नवीनतम उन्नत संस्करण 75 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और अपने लक्ष्य के 10 मीटर के भीतर प्रहार कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा ने नया मील का पत्थर स्थापित क्षमता 200 गीगावाट से अधिक हुई है। तो नवीकरणीय ऊर्जा ने मील का पत्थर छुआ है। जो भारत की स्थापित ऊर्जा इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 200 गीगावाट से अधिक हो गई है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू CEA। तो भारत की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार अक्टूबर 2024 में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 203.88 गीगावाट तक पहुंच गई, जो अक्टूबर 2023 से 24.2 गीगावाट की वृद्धि है। यह वृद्धि 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। परमाणु ऊर्जा सहित भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 2023 में 186.46 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 211.36 गीगावाट हो गई है।
सौर ऊर्जा में 27.9% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो अक्टूबर 2024 में 92.12 गीगावाट तक पहुंच गई, जिससे यह नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान करता बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 2024 वार्षिक समीक्षा में बताया गया कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने 2023 में अनुमानित 1.02 मिलियन नौकरियां उत्पन्न की हैं। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बेसिकली एनटीपीसी और ओएनजीसी ने क्या किया है, जॉइंट वेंचर किया है, साझेदारी की है, ताकि संयुक्त उद्यम कंपनी को बनाया जा सके। तो यहाँ पर कह रहा है एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी ग्रीन एनर्जी सहायक कंपनियों के माध्यम से 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है। ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को 18 नवंबर 2024 को नवीकरणीय और नई ऊर्जा में रुचियों को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया था। जेवीसी अक्षय ऊर्जा और नई ऊर्जा के अवसरों में शामिल होगी, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा भंडार, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ई मोबिलिटी शामिल है। जेवीसी तमिलनाडु और गुजरात में अपतटीय पवन विविधताओं में भी भाग लेगा और आरी संपत्तियों का अधिग्रहण करेगा। जेवी जिसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली समझौते पर 7 फरवरी 2024 को इंडिया एनर्जी वीक 2024 के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये है, IAEA ने हवाई अड्डा और सीमाओं पर विकर्ण अलार्म आंकलन को सुव्यवस्थित करने के लिए PAAT मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो PAAT मोबाइल ऐप किसके थ्रू लॉन्च की गई है? IAEA के थ्रू। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने हवाई अड्डा और सीमा चौकियों पर विकर्ण अलार्म का आंकलन करने के लिए फ्रंटलाइन अधिकारियों का समर्थन करने के लिए पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। पैट अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में उपलब्ध है और यह IAEA के परमाणु सुरक्षा उपायों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपकरणों के साथ या के सूट का हिस्सा है। यह ऐप श्रीलंका के श्री जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। PAAT उपयोगकर्ता एक संक्षिप्त साक्षात्कार और एक विकर्ण माप से डेटा दर्ज करते हैं, जिससे संभावित विकर्ण स्रोत का मात्रात्मक मूल्य होता है। उपकरण एक लाल, पीला या हरा संकेत प्रदान करता है, जो विकर्ण स्रोत मूल्यांकन में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों के लिए त्वरित समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये है, वैज्ञानिकों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट में आग प्रतिरोधी दोहरी फूलने वाली डिक्लिप्टेरा की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो पश्चिमी घाट में एक नई अग्नि प्रतिरोधी द्वि फूलने वाली प्रजाति डिक्लिप्टेरा की खोज की गई, जिसका नाम डिक्लिप्टेरा पोलीमोर्फा रखा गया है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और क्राइट कॉलेज की एक नई टीम ने केरल में एक नई प्रजाति के डैमसेल फ्लाई की खोज की, जिसका नाम मेलानो नेउरा अगस्त मलेका या अगस्त मलाई मम्बूटेला रखा गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाटों में वनस्पतियों ने क्रीनम आधिक्रम नामक एक नई फूलों की प्रजाति की भी खोज की है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी एक प्रजाति की खोज की गई, जो बिना पत्तियों वाली ऑर्किड प्रजाति है। और अर्थव कुलकर्णी महाराष्ट्र के एक स्नातकोत्तर छात्र ने पुणे शहर की एक पहाड़ी में ओकिनाविसियस टेकड़ी नामक एक नई कूदने वाली मकड़ी की प्रजाति की भी खोज की। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नई कूदने वाली जो मकड़ी है उसकी खोज कहाँ पर या उसका नाम क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से 2024 का सड़क यातायात पीड़ित स्मरण दिवस। तो अभी तीसरे रविवार को, ये हर साल नवंबर के तीसरे रविवार को सड़क यातायात दुर्घटना के पीड़ितों और उनके परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो इस बार ये 17 नवंबर को मनाया गया है, जिसकी थीम रखी गई है याद रखें, समर्थन करें और कार्य करें। तो 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए इस दिन को नामांकित किया गया था। इस पालन का उद्देश्य सड़क यातायात चोटों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें रोकने के उपायों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, जो अभी हमने 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिससे बार बार दौड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिर्गी का व्यक्तियों, परिवारों, समुदाय पर प्रभाव को यह दिन उजागर करता है और मिथकों और भ्रांतियों को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।
बैंगनी रिबन मिर्गी जागरूकता का प्रतीक है। एनईडी का पालन डॉक्टर एरी भरूचा और डॉक्टर पीलू भरूचा द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1990 में भारतीय मिर्गी संघ द्वारा इसे घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2024 जो हमने कब मनाया है, 17 नवंबर को बहुसांस्कृतिकवाद, विविधता और छात्रों के बीच टीम वर्क का जश्न मनाने के लिए इस दिन को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 17 नवंबर 1941 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय छात्र परिषद द्वारा इसे पहली बार क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। क्लियर। वहीं 1989 में प्राग में मखमली क्रांति अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की स्मृति में चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी शासन को समाप्त कर दिया और चेक गणराज्य स्लोवाकिया में लोकतंत्रीकरण को उत्प्रेरित किया। समिट एंड कॉन्फ्रेंस से भारत आईईए महत्वपूर्ण खनिजों में समझौते के सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन, बेसिकली भारत ने क्या किया है, क्रिटिकल माइंस के लिए एमओयू साइन किया है। सो खान मंत्रालय ने शास्त्री भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ बेसिकली क्रिटिकल माइंस के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर वीएल कंथाराव सचिव खान मंत्रालय और फाती बिरोल कार्यकारी अध्यक्ष आईईए द्वारा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी भारत को विश्वसनीय डेटा, गहन विश्लेषण और नीति मार्गदर्शन तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे इस महत्वपूर्ण संसाधनों का रणनीतिक रूप से प्रबंधन करने की क्षमता को मजबूत किया गया जा सकता है। मुख्य लाभों में नीति विभाग में समर्थन, संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण और डेटा संग्रह और विश्लेषण में उन्नत क्षमताएं शामिल है। भारत यूएस के नेतृत्व वाले मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का एक सक्रिय सदस्य है, जो वैश्विक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। समिट एंड कॉन्फ्रेंस से ये 27वां ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 12 से 14 नवंबर 2024 तक ग्रीन एनर्जी, ह्यूरोनाइज, सतत रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स को आगे बढ़ाना थीम के साथ शुरू किया गया। तो इस कार्यक्रम में 1200 विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, लाइसेंस धारकों, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के पेशेवरों ने भाग लिया, जिसमें 60 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए और 23 प्रदर्शकों ने अपनी तकनीकी का प्रदर्शन किया। क्लियर। मंत्री पुरी ने बताया कि बायोफ्यूल मिशन से भारत को आयात बिल पर 91,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ हुआ, और यह भी बताया कि भारत का बायोफ्यूल मिश्रण दर 16.9% तक पहुंच गया है। उसके साथ साथ भारत जैव ईंधन मिश्रण में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है और 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य 20% को समय से 5 साल पहले पार करने की राह पर है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड को शोध में नवाचार के लिए एक विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारत सरकार द्वारा लगातार तीसरे वर्ष मान्यता प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंस से ये एमओएचयू और यूएन हैबिटेट ने शहरी क्षेत्रों में सतत विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हस्ताक्षर मिस्र में 12वें विश्व शहरी फोरम में आयोजित किए गए या बेसिकली किए गए। साझेदारी का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 11 के तहत सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ मेल खाता है। क्लियर। अर्बन रास्ता ढांचा इस सहयोग के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जो स्थानीय समानता, एसडीजी स्थानीयकरण, जलवायु लचीलापन और समावेशी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। सहयोग में समावेशी, सुरक्षित, लचीले और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान साझा करना है। नेक्स्ट, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से एफटीटीआई की लघु फिल्म सूरजमुखी सबसे पहले जानते थे ऑस्कर 2025 के लिए योग्य हुई है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्र फिल्म सूरजमुखी सबसे पहले जानते थे ने 2025 के ऑस्कर में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए अहमता प्राप्त की है। कन्नड़ लघु फिल्म जिसका निर्देशक चिंदानंद एस नाइक ने किया था, एक गांव की कहानी है जहां एक बुजुर्ग महिला के मुर्गा चुराने के बाद अफरा तफरी मच जाती है। 16 मिनट की फिल्म ने कान फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ चैन 2024 और बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव में भी प्रथम स्थान हासिल किया था। 97वें अकादमी पुरस्कार 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। क्लियर। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। अब एक बार क्विक सेशन रिवाइज करते हैं। शुरुआत की थी हमने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें 55 गांवों को हमने देखा था यूएन पर्यटन में। राष्ट्रीय समाचार में हमने एसपीसीबी अप्रूवल्स रिक्वायरमेंट देखी थी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अमृत परंपरा देखी थी। राज्य में हमने देखा था 65,000 करोड़ रुपए के लिए एमओयू साइन किया है
एपी और आरआईएल ने। बैंक में एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक को आरबीआई की डीएसबीआई सूची में शामिल किया गया। जीडीपी ग्रोथ देखी भारत की, और एलआईसी ने टाटा में 2.02% हिस्सेदारी अपनी बेच दी है। डिफेंस में भारत और जापान के युद्धपोतों से हमने न्यूज देखी, और डीआरडीओ से हमने देखी जिसमें उसने पिनाका वेपन सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने सीए की रिपोर्ट देखी, एनटीपीसी और ओएनजीसी की पार्टनरशिप देखी, आईए की पेट मोबाइल ऐप देखी, और साइंटिस्टों ने कुछ नई प्रजातियों को डिस्कवर किया। इंपॉर्टेंट डेज में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए समरण विश्व दिवस, राष्ट्रीय मुर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। और शिखर और सम्मेलन में दो हमने देखे बेसिकली, महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए भारत आईईए समझौता और 27वां ऊर्जा प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। और उसके साथ साथ एमओएचयूए और यूएन हैबिटेट का हमने शहरी क्षेत्रों में सतत विकास के लिए समझौता देखा। और पुरस्कार में हमने सूरजमुखी सबसे पहले जानते के लिए लघु फिल्म ऑस्कर 2025 के लिए योग्य हुई है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।